नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर हमारा ही बयान है तो हम प्रतिक्रिया देंगे कि कोई दूसरा प्रतिक्रिया देगा। किसी प्रसंग पर कहीं बात आई होगी तो कोई बात ऐसी कही गई होगी। आपने यह नहीं उस बात का यह पक्ष हटा दिया जिसमें उनकी योग्यता के बारे में भी हमने कुछ कहा होगा। तो आपके प्रश्न में वो बात नहीं पूछी जा रही। कोई जानना चाह रहा था कि क्या प्रसंग था? नहीं, प्रसंग तो हम इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और कुछ इस दौरान कुछ घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की मौत हो गई। उसमें हमारे फोर्स से जुड़े हुए कुछ जवान भी, उनकी भी मौत हुई। तो उन लोगों का दरवाज़ा करने जाना एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से स्वाभाविक है, मैं गया ही था। और फोर्स का एक जवान जो इस समय आसाम में पोस्टेड था, उसको पैर में चोट लगी थी। बाद में वो चोट जानलेवा साबित हुई। हॉस्पिटल भी रहा कई दिनों तक, लेकिन बच नहीं सका। एक और जवान जो सैदपुर विधानसभा क्षेत्र में, उनके परिवार में भी कई लोग सेना में हैं, उनकी भी इसी तरह मौत हुई। उनके यहाँ गए। कुछ और दुर्घटनावश मौतें हुई हैं। पंपिंग सेट चलाने गए, लाइन उतर गई। खेत में तार किसी ने नंगा बिछा रखा है। कोई अपने धान के खेत में सोहनी करने गया, उसको पता नहीं है कि इसमें नंगा तार है और उसकी मौत हो गई। तो उसी सिलसिले में मैं उन लोगों के दरवाजे पर शोक संवेदना व्यक्त करने, अपने और हालात की जानकारी करने के लिए गया था। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। इस दरमियान अब आप लोग तो हर जगह हैं, हर जगह आप लोग हैं और आप हैं तो आपका प्रश्न है। और जब प्रश्न है तो उत्तर तो उसका देगा। तो वो इसी तरह के कुछ प्रश्न रहे होंगे जिसका उत्तर हमने दिया होगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है, कोको राजनीति की बात हो रही है, जो न्याय कोको न्याय, इसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बयान आया। तो इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं उसमें जाति धर्म भी देखी जा रही है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है सांसद? देखिए, किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कार्रवाई सही की गई है। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था। अब वो चल रहा है। कानून में इजाज़त नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 इनकाउंटर हुए, बहुत इनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। इसके लिए मैं कहा ना कि जाति के चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ें होती हैं।
आप समझदार आदमी हैं। एक घटना घटती है, घटना में ये नहीं जाहिर होता कि ये घटना किसने कारित की, तो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है पुलिस, उसकी विवेचना हुई। विवेचना में उसने कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल उस घटना के लिए दोषी बता दिया। फिर पुलिस ने ही उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। फिर पुलिस ने ही चंद दिन बाद उसकी गिरफ्तारी का एक दिखा करके घटनाक्रम और उसको चाहे पैर में या छाती में या सर में गोली मार दिया। तो अफजाल अंसारी के कहने की बात नहीं है। प्रदेश में आम जनता इस तरह की कार्रवाई को कानून सम्मत कार्रवाई नहीं मानती। क्यों नहीं इसे माना जाए कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और मीडिया के बंधुओं को चटकदार खबर बना करके, अपनी कमियों को छुपा करके और अपनी नाकामी को पर्दे में रख करके और अपनी उपलब्धि का प्रचार कराया जा रहा है। अब कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, हाई कोर्ट ने भी लिया है, लेता रहेगा। अब एक घटना है, आप इंटरव्यू करने गए थे गांव, जो दवाई था, मैं भी गया था वहाँ। आपने उनके पिता से, परिजनों से, मोहल्ले वालों से बड़े सधे हुए अंदाज में प्रश्न किए, उनके उत्तर भी आपको मिले, पॉजिटिव जैसा आप चाहते थे वैसे उत्तर मिले। हम अगर जाएं और हम प्रश्न कर दें आप ही के कैमरे पे और हम अपने सधे हुए प्रश्न पूछ देंगे तो उसका भी उत्तर आएगा। आप बताओ, गाजीपुर में हैं आप, मुख्यालय पर हैं, क्या ये छुपी बात है? बिहार में शराबबंदी है और गाजीपुर का ये गंगा पार का इलाका, जमनिया और सेवराई तहसील, ये बॉर्डर पर है बिहार के। जबरदस्त तस्करी हो रही है शराब की। आप बताइए कि जो शराब की ज़बरदस्त तस्करी हो रही है, क्या मिली भगत के बगैर हो रही है? जब कभी मवेशी की तस्करी होती थी, बिहार जाना अलाउड जैसे था, तब भी आपको पता नहीं है। उस पूरी बेल्ट में किसी गांव में चले जाइए, किसी व्यक्ति के पास चले जाइए, पूछिए, सब त्रस्त है। लेकिन हमारी व्यवस्था चलाने वाले लोगों को खुशी है कि सबसे ज़्यादा राजस्व, मोटा माल, शराब की दुकान की नीलामी में सबसे महंगी कीमत उसी क्षेत्र में। क्यों? समस्या का समाधान हो कि फिर कोई जवान न मारा जाए। समस्या का समाधान हो उस क्षेत्र में ये जो शराब की दुकानें और नई नई दुकानें दी गई हैं, इन दुकानों को बंद कराइए, अपराध रुक जाएगा। इस दिशा में गवर्नमेंट हो गई है। हाँ, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है? तो गवर्नमेंट तस्करी करा रही, गवर्नमेंट तस्करी करा रही। कहिए ना, आप कहिए कि हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि शराब की आपके दुकानों पर, और हरियाणा से शराब आके बिक रही है, हरियाणा की शराब आ रही है और बिहार चली जा रही है। ये उल्टी बात हो गई। मारिए मुठभेड़ में, अब अपराधी ऐसी घटना न कर सके। अगर शराब बिहार में बंद है तो शक्ति होनी चाहिए उस बॉर्डर के सारे थानों की और चौकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम तस्करी को रोकेंगे। तस्करी रोकिए, घटनाएं नहीं होंगी। रेलवे पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, जाइए ना गांव में घूमिए। हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग जनता के। अरे भाई, आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको किसको दोषी मान रहे हैं? अगर
दारू बिक रहा और शाम होने के बाद बोरिया का बोरिया गाड़ी की गाड़ी भर भर करके, आपसे नहीं बता रहा था 10-10 ट्रक खड़े हो जाते हैं, जाने में डर लगता है। एक लोकल आदमी हिस्ट पुष्ट कर रहा, हिम्मत नहीं है कि हम लोग मोटरसाइकिल से उधर चले जाएं। अभी इतना भय है, तस्करों का इतना आतंक है, आप मार दो, वो आतंक खत्म हो गया, वो तस्करी रुक गई। समाधान समस्या का होना चाहिए। मैं आपके एक्शन का विरोधी नहीं हूं, अगर सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बदनामियों को छुप जाएगा हमारी इस उपलब्धि के आगे। आप लोगों के खबरों में जितना आ जाए, आम जनता में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये वही पुराना घिसा पिटा तरीका है कि अपराध कितना भी जघन्य हुआ, 2 जवान, फोर्स के जवान अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं और इस तरह से सीना जोर अपराधी गाड़ी में उनको मार के और उनके गांव के करीब उनको फेंक दे रहे हैं, मर जा रहे हैं वो। उनके परिवार में मातम मचा हुआ है। आज भी डरे हुए लोग हैं। उस बॉर्डर की तस्करी को रोकना है। ये सब नंबर बनाने के लिए नई दुकानें दी जाती हैं। कौन रिपोर्ट भेजता है कि यहाँ नई दुकान खोलिए? एक शराब की दुकान का ठेका आप उधर कहीं सैदपुर में, जखनिया में, किसी और स्थान पर, जनपद में देख लीजिए क्या रेट है, और गंगा पार आप देख लीजिए। आम लोगों में विरोध है, ये शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, नई खोली जा रही, और तस्करी तो होगी, और तस्कर अपराधी तो है, उस क्या करेगा? पाप करेगा। आप किसी एक पापी को ठोक करके समस्या का समाधान नहीं कर रहे। ठोको, उन दुकानों का लाइसेंस कैंसिल करो, कहो ठीक है बॉर्डर पे हम नहीं देंगे लाइसेंस। जिस स्टेट में उस सरकार का ये साहस है कि उसने बंद करने का ऐलान कर दिया शराब को, तो हम बॉर्डर पे खड़े हैं। हमको उसका इतना तो सहयोग करना चाहिए कि भाई उस बॉर्डर पे चप्पे चप्पे पे शराब की दुकानें हम खुलवा रहे हैं। करमनासा नदी में कितना पानी होता है, आप नहीं देखा है? वो तो हेल जा रहे हैं सो। हाँ, तो ये गंभीर समस्या है। चिंतन मंथन सरकार को भी इस पे करना चाहिए। आदर्श की बात और आदर्श का काम। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए कि ये नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए? इसको बंद करें। कानून बना देंगे आप बैठ के। गांजा अवैध है कि नहीं है? आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे तो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं। फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज़ है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको माना ये जाए? देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारे संग हम दिखा दें। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है
भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग भांग साहब एकदम ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़, अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। शराब को कानून का दर्जा दे दिया, भांग को कानून का दर्जा दे दिया, उसकी लाइसेंस की दुकान बना दिया, और गांजे को अवैध। अब गांजे में हर साल पकड़ करके फालतू लोगों को चालान करिए। इस तरह की बात आ गई सांसद जी, तो एक सवाल बहुत बड़ा चल रहा है पूरे देश में। तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो देशी घी वाला मामला है, इसमें जांच देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा जो कुछ परोस रहा कोई भी, मेरी समझ इससे थोड़ी भिन्न है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ भिन्न है। ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के हाईलाइट किया गया, जानबूझ के हाईलाइट किया गया। खूब हाईलाइट कर दिया जाए, उसके बाद ठेकेदार बदल दिया जाए और इसका भी ठेका गुजरात पहुंचा दिया जाए। तिरुपति बालाजी हाँ, का है सारे हिंदुस्तान में। जब बिहार का सारा ठेका जो ने 51 गो पुल गिरल बा 61 गो, जब सारे हिंदुस्तान का ठेका, जब गाजीपुर के अब्दुल हमीद सेतु के वाशर बदलने का ठेका गुजरात में है, तो तिरुपति बालाजी के लड्डू का भी ठेका गुजरात पहुंच जाए, ये भी षड्यंत्र हो सकता है। मेरा मानना है, इसको अलग एंगल से मैं सोचता हूं, इस एंगल को आपको बता रहा हूं, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। जो विषय ये आया सामने और जो हुआ कि इसकी जांच हुई, साहब प्रयोगशाला ने भी तय कर दिया कि एनिमल फैट है इसमें। यही बात आई ना कि लड्डू में या उसके हलवे में एनिमल फैट है। आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी समझ ये है कि एनिमल में हम यही मानते हैं कि भैंस या गाय या इस प्रजाति का कोई और एनिमल, और ठीक है अब तो उसको सुधारने के लिए फिश ऑयल भी हो। एनिमल हमने न्यूज़ चलाया है, आप लोगों ने इसमें बीफ तक का नाम लिया है। कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग बीमार हो गए कि अरे बाप रे बाप हमारा नष्ट हो गई। ऐसा प्रसाद हमने का खिया देना। हमसे कहा ललन बाबा ड्रेसेज ने कि भैया हम तो जना तक कि हमार हार्ट फेल हो जाई, वो काल दिल यहाँ कई बेर, लेकिन हमार संतुष्टि नहीं किया, नींद नहीं किया। हमने उनको समझाया और आपको भी बता रहे हैं कि देखिए इसमें एनिमल फैट पाया जाना स्वाभाविक है। एनिमल जानवर, तो जानवर का फैट का मतलब आप समझ रहे हैं कि चर्बी है। अब मैं समझ रहा हूं कि जानवर का दूध निकाला गया और उस दूध का दही और घी बनाया गया, मक्खन बनाया गया, और उस मक्खन दूध दही से अगर उस लड्डू को बनाया गया तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, वो भी एनिमल फैट है। और अगर आप एनिमल की चर्बी ही सोच ले रहे हैं कि नहीं तो चर्बी है, तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, किसी एनिमल की चर्बी निकालने का मतलब कि उसका वध हुआ होगा। तो ये तो मुर्गी खा गया, कोई किसी मवेशी को वध किया और उसकी चर्बी को उसमें मिला दिया तो वो तो मुर्गी खा गया। और किसी मवेशी को पाल के उसका दूध निकाल लिया, उसका दही मक्खन और घी बना लिया, तो मुर्गी का अंडा हो गया, वो सदा चलता रहेगा। तो क्यों वध करके कोई चर्बी निकालेगा? हमें तो लगता है कि ये जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में
लोग देसी घी कहते हैं और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा, पता नहीं आपके किस्मत में है कि नहीं, मैं तो खाया हूँ, बहुत बेजोड़ स्वादिष्ट है वो, प्रसाद भी है और स्वादिष्ट भी है। ये शुद्ध घी में बनाए हुए लड्डू थे। एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया। उसमें कौन जा रहा? ये जो जांच हो रही है इसको सही अरे भैया, जांच कौन कर रहा? आरोप किसने लगाया? उसमें कौन दूसरा जा रहा? सारे अच्छे अच्छे जो योग्य और सब शास्त्रों के जानकार, बहुत उच्च कोटि के जो ब्राह्मण हैं, पुजारी, उन्हीं के माध्यम से ये लड्डू बनता है। वो हम और कौन जा रहा? किसी का साया भी नहीं जा सकता। जांच सर्टिफिकेट को नहीं माने। अरे भैया, हम कह रहे हैं घी में बना है, हमारे आपके घर में भी घी का लड्डू बनना है और उसको टेस्ट करा के हम कहे कि इसमें एनिमल फैट है। घिउआ एनिमल फैट नहीं कि बस ओके कोई कही कि, सुनिए पहले, वनस्पति घी है तो कोई नहीं कहेगा। ये वनस्पति फैट माने घी, तो चर्बी का घी या मक्खन और दूध दही का घी, मैं कहता हूं कि वो मक्खन और दूध दही का घी था जिससे उस लड्डू में डाला गया था। कौन इतना बड़ा पाप करेगा? क्यों इतना बड़ा पाप करेगा? वजह क्या है उसकी? ये लोगों का ध्यान, दिमाग इधर उधर हटा करके लोगों को चिंता बढ़ाने के लिए इस तरह की बात आई। और रिपोर्ट में आप अगर सोचते हैं कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में वनस्पति फैट आएगा लिख के, तो वनस्पति फैट तो नहीं आएगा। वो खीरा ककड़ी से तो नहीं बनाया गया है। आजकल बाजार में 2 तरह का वो घी गाय, मिल रहा है देसी। वो अलग बात दूधिया है। वाला मिल रहा है, खाने वाला। मिलावट में अपना देश और अपने देश के जो इन सब चीज़ों का व्यापार करने वाले लोग हैं, मिलावट में तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम विश्व चैंपियन हैं। जब हम दवा में भी मिलावट कर देते हैं, जहर में भी मिलावट कर देते हैं, तो घी में भी मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें मिला हुआ फैट, मैं मानता हूँ कि ये दूध से दही और घी बनाया हुआ था, घी से बना हुआ फैट था, वो चर्बी का फैट नहीं है। उसको किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, सदा और सर्वदा के लिए आत्मग्लानि, लोगों को पसीना पसीना लोग हो जा रहे हैं। जो लोग ऊपर सदिया खाए हैं 4-4, 5-5 गो लड्डूया, अब तू नहीं खा खेले तो बात और बा। लेकिन हमारा तो यही मानना है भाई कि वो घी से बनाया हुआ है, उसको भी एनिमल फैट कहा जाएगा, और चर्बी से बनाया है तो भी एनिमल फैट किया जाएगा। तो कोई चर्बी से क्यों बनाएगा? ये पूरा विवाद हुआ क्यों? ठीका बदल जाए, गुजरात पहुंच जाए, दुनिया का हर ठीका गुजरात जाएगा, महाराष्ट्र का हर ठीका, जितना काम है सब गुजरात, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिंदुस्तान में जहां कहीं कुछ भी जहां माल है उसका ठीका गुजरात। सांसद जी, एक छोटी सी बात और आती है कि अभी जिस सदन के आप सदस्य हैं, प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरा करके आए, शॉर्ट में क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में? भाई, प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से दुनिया में बहुत से देशों में घूमते रहते हैं, दौरा करते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यूक्रेन गए थे और आपने, हमारे देश की मीडिया ने कहा कि रूस यूक्रेन का युद्ध बनाने का, बंद कराने के लिए मोदी जी प्रयासरत हो गए। अमेरिका में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ की तमाम समस्याएं हैं, उसका निदान का कोई मंत्र, कोई सूत्र लेके गए होंगे। हमारा मन ये चिंतित रहता है कि हमारे देश में एक प्रांत जल रहा है। कभी मणिपुर भी चले जाते श्रीमान जी, और वहाँ की अग्नि को भी बुताने की दिशा में कुछ काम कर देते। मिडिल ईस्ट की वार बंद हो जाए, रूस यूक्रेन वार बंद हो जाए, अमेरिका रूस में सुलह हो जाए, हम सब करा सकते हैं। तो हम अपने देश में कुछ क्यों नहीं कर लेते? हमारा घर जल रहा,
हम अपने घर की आग को क्यों नहीं बुता लेते? ये प्रोपगंडा आप लोगों की तरफ से, अरे भाई जाना आना तो है। अगली बार तो गए थे तो ट्रंप को जिताने का नारा दे के आए थे। अब इस बार कहने की स्थिति नहीं है, प्रकट हो जाएगा बहुत जल्दी। वो कमला हैरिस आ रही है, मेरा अपना मानना है वो आ रही है। अब इसलिए हमारे प्रधानमंत्री पुराने मित्र हैं, पता नहीं उन्हें सांत्वना देने गए थे या क्या उनका प्रचार करने गए थे। एशियन मूल्य के जो भी वोटर हैं, एशिया में ही हिंदुस्तान भी है, और अमेरिकन मूल्य के जो भी मतदाता हैं, आज की लेटेस्ट रिपोर्ट में कमला हैरिस आगे। जम्मू कश्मीर में है और वहाँ चुनाव चल रहा है। विकास पुरुष कहिए, संज्ञा आपने दिया है, उस संज्ञा से पीछे मत हटिए। विकास पुरुष 2 राउंड का हो चुका है। मुझे जहाँ तक याद आता है, भूल जाता हूँ, पिछली चुनाव में जब 2014 में चुनाव हुआ तो 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे निकाल दी थी, और फिर बाद में वहाँ की स्थानीय पार्टी उसके साथ, जिसने 28 सीटें निकाली थी, उसके साथ समझौता करके इन्होंने सरकार बना ली थी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ। मेरा अपना आकलन है कि 2014 में जब चुनाव हुआ तब न धारा 370 खत्म हुई थी, खत्म तो अब भी नहीं है, उसका एक क्लास खत्म हुआ है, देश को बेवकूफ़ बनाया गया। और न उस समय जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, न उसका विभाजन हुआ था, लद्दाख अलग और ये सब। इतनी सारी उपलब्धियां और विकास पुरुष वहां पहुंच के धुआंधार विकास की गंगा बहा दिए, तो परिणाम तो अच्छा आना चाहिए। लेकिन मेरी अपनी जो जानकारी है, जिसके माध्यम से मैं कुछ जो सुन रहा हूँ और समझता हूँ, उसमें ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों को मिलकर के जितनी सीटें मिली थी उसकी आधी सीट भी इस बार नहीं मिलेगी। कारण क्या लगता है? विकास की गंगा अगर बह रही होती तो उपलब्धि होती, और पूरी बकवास हो रही है। अंतिम गतवा जनता के मन के हिसाब से अगर काम होता है तो पुरस्कार मिलता है, और आप जब तक कॉपी जांच के नंबर देते हैं मीडिया के भाई, उसका रिजल्ट अलग आता है, और जब अंतिम बार फाइनल एग्ज़ाम की कॉपी जनता जांचती है तो उसका रिजल्ट अलग आ जाता है। क्योंकि आप सरकार जो विज्ञापन दे रही है और जो खबर बता रही है आप उसको छाप रहे हैं। इस बार बड़ा ऐतिहासिक मतदान हो रहा है, परसेंटेज काफी ज्यादा है। वो ठीक है तो परसेंटेज। इसके लिए किसको आप मानेंगे कि क्यों? नहीं, मेरा तो अब ये अलग विषय है, इस पे एक अलग सोच रखता हूँ। मेरा ये मानना है कि हमारे देश में चुनाव आयोग चाहता भी है और आप लोग भी बहुत इस पे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़े। कुछ राज्यों में हमारे यहाँ 70, 75 और 80% भी मतदान होता है, बंगाल में होता है, दूसरे राज्यों में। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर में देखा जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी पिछली तुलना में ज़्यादा हुआ है। ये अगर पूरे देश के स्तर पर आप मतदान की जो प्रोग्रेस है उसको देखना चाहते हैं तो भारत का एक व्यक्ति एक मतदाता है, वो किसी भी जनपद में किसी भी राज्य में रहे, उसको ये अधिकार दे दीजिए कि वो जहाँ भी है वहीं अपने मत को डाल सकता है। जिस दिन उसे ये अधिकार मिल जाएगा, जब चुनाव होता है पता चला 52%, 53%, 55%, आपके यहाँ तो यही हुआ, तो जो बाहर लोग हैं वो मतदान से वंचित। दूसरा, इस बार एक नई चीज़ हुई है, सरकारी कर्मचारियों को पहले बैलेट पेपर दे दिया जाता था, पुलिस कर्मियों को पहले बैलेट पेपर दिया जाता था। वो ड्यूटी करने जाते थे और ड्यूटी से लौटते थे जब
अपने यहाँ की पोलिंग से पहले उनको वापस कर दिया जाता था, तो वो अपना वोट कास्ट करते थे और लिफाफा जमा होता था। आप सब एक जागरूक नागरिक भी हैं और पत्रकार के हैसियत से देश के तीसरे स्तंभ की भूमिका में हैं, तो जरा इस पर भी चिंता करिए। क्या गाजीपुर में इस बार किसी पुलिस वाले को वोट डालने के लिए मतपत्र मिला था? अगर नहीं मिला तो ये हजारों हजार भारत के नागरिक जो मतदाता भी हैं, मतदान से क्यों वंचित किए गए? ये कैसी चूक है, ये कैसा षड्यंत्र है? अब हुआ है, आप इसका पता कर लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ। एक संसदीय सवाल आता है, मुख्तार अंसारी की मौत की जो रिपोर्ट है वो शासन को भेजी गई, उसमें जो है रिपोर्ट। देखिए, हम बताएं आपको, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और इस पे आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जो पक्ष सरकार या उनकी एजेंसी की तरफ से आपको प्राप्त होता है, आप लिखते हो, हम कभी उस पर इतराज़ करने नहीं आते। हमने उस समय भी कहा था कि वो सरकार प्रायोजित हत्या थी और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मुख्तार की हत्या हो जाए, उसका दूसरा एक अर्थ था, वो सरकार की गोद में पल रहे देश के सबसे बड़े माफिया सरगना को बचाने का एक प्रयास था। और उसके विरुद्ध जो मुकदमा है, मुख्तार अंसारी की गवाही के बाद अब उसके भविष्य को कुछ कहा नहीं जा सकता था, वो कानून उसको दंड दे देता। तो वो उस केस के सारे गवाहों को तो मुलजिम बना के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। एक स्टोरी है 15 जुलाई सन 2001 की, और उसी दिन पुलिस FIR लिखती है और सारे कार्रवाई होती है। और एक स्टोरी 23 बरस के बाद लिखी जाती है उसी घटना की, हाँ, कि वो सब झूठी है, असली तो ये है कि उसको घर से लाके इन लोगों ने यहाँ मार दिया था और उसको वहाँ फेंक दिया। और उस स्टोरी के धार पे चल के सारे गवाहों को पकड़कर जो गोलियों से जख्मी हैं जेल में डाला गया। सब जेल में बंद हैं, आज भी जेल में बंद हैं। चार्जशीट लग गई, SIT का गठन करके चार्जशीट हो गई। एक एक गवाह को विवश किया गया कि आप मत गवाही दीजिए। वो हमारी सरकार के द्वारा पाला गया एक माफिया सरगना है। और ऐसे लोग और ऐसी व्यवस्था अगर नैतिकता की बात, कानून व्यवस्था की बात करती है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ और कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उस घटना के घटने से पहले सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल है और उसमें ये सारा घटनाक्रम ऐसे किया जाएगा, अंजाम दिया जाएगा, इसके बारे में कहा गया और सुरक्षा की मांग की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वहाँ जाके हलफनामा दिया कि ये चाक चौबंद व्यवस्था है, इतने कैमरे लगे हैं, इतने डिप्टी जेलर, इतने जेलर, इतना ये वो, खानों का उनका टेस्ट अलग और मेडिकल फैसिलिटीज़ अलग, सारी चीज़ें। वहाँ मैटर सब जुडिस है। कहा गया है कि चुनाव के दौरान इनकी हत्या होगी क्योंकि उसका लाभ चुनाव में लेना है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इसको चुनाव बाद सुनेंगे और डायरेक्शन दिया कि कोई अनहोनी घटना नहीं घटनी चाहिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी हो। और उसके बाद भी घटना घट गई। आप बताइए न ज़रा सा, इतने सीनियर पत्रकार हो, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। भारत में एक भी कस्टोडियल डेथ हुई हो, मुख्तार अंसारी की थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं, भारत में एक भी कस्टोडियल डेथ जेल में या थाने में, रास्ता में, किसी की भी कस्टोडियल डेथ
एक भी कस्टोडियल डेथ हुई है तो उसकी मजिस्ट्रेटियल जांच हुई है। ये तो हमारे नियम में है, इसमें किसी की कृपा कहाँ है। गाजीपुर जेल में अगर कोई टीबी से भी मर जाएगा तो उसकी भी मजिस्ट्रेटियल, ये हमारा नियम है कि कस्टोडियल डेथ की जांच कराई जाएगी। सुनिए ना, प्रश्न यहाँ नहीं बनता है। जब कस्टोडियल डेथ, हर डेथ की जांच होती है तो वही एक प्रक्रिया है। अब आप इसको हाईलाइट करते हैं, अरे इसमें तो जांच हो रही है और जांच का रिजल्ट है। वो जांच ही इसलिए होती है कि जो कुछ है उस पर मिट्टी डाल दिया जाए। तो आपको क्या लगता है रिपोर्ट मिट्टी डालने का? हम क्यों कहें, हमको जो कुछ कहना है हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कहेंगे। हम आज तक के सामने कहें कि आप इसको दूसरी तरह से परोस करके, और कल वहाँ वकील सरकार का खड़ा होकर कहे कि देखिए साहब ये तो मीडिया में ये कह रहे हैं। हम जब एक मैटर सब जुडिश है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में सब जुडिश, आज भी सब जुडिश है, वहाँ से जो आदेश होगा हम मान लेंगे। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का कोई आदेश न हो और आप चाहते हो कि अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दें तो दे दीजिए। मजिस्ट्रेट ने भी दे दिया, आप भी दे दीजिए, हमें एतराज नहीं है, आप दे सकते हो। लेकिन फैसला कोर्ट में होगा। हम लोग कोर्ट में गए हैं और कोर्ट तो इस पे सुनेगा, कुछ कहेगा ना, हम उसका इंतजार करेंगे। अभी आपने कहा कि धारा 377 पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, क्या है इसका? अरे यार ओका एक तो क्लास ABCD होता है ना, वह खत्म हुआ है। अब ऑल इंडिया सरकार को जो झंडा लेके गए थे गाजीपुर के महानायक, वहाँ विकास पुरुष, अब देखिए कि भाजपा का झंडा गड़ा रहता है कि उखाड़ के फेंक देती है जनता वहाँ। जब उखाड़ के फेंक दे तब हमसे सवाल कर लीजिएगा, हम बता देंगे कि क्या खत्म हुआ। भैया एक नया कानून आया सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, उसके बाद हिमाचल में भी लागू हो गया कि नेम प्लेट और नाम लिखना, इसको कैसे देखते हैं? हम इसको कोई आपत्ति नहीं करेंगे, वेलकम करेंगे। सिर्फ एक निवेदन के साथ आपके माध्यम से कि आप सरकार से कहिए, सरकार के मुखिया से कहिए कि जो अल कबीर, उससे कह दें कि वो अपना नाम और अपना पता और अपनी जाति और अपना धर्म डिस्क्लोज करें। देश के 10 सबसे बड़े बीफ मीट के एक्सपोर्टर, जो बीफ का माल भेजते हैं, दुनिया में माल काटते हैं, उनसे क्यों नहीं कह देते कि अपना नाम बता दें। 10 में 9 गुजरात के, और जाति मत पूछिए ने, हम कहेंगे तो आपको हमारे भारत की मान्यता के अनुसार सबसे उच्च जाति के, उनसे लगवाइए ना पहले, क्यों नहीं लगवाते। बीफ का व्यापार करने वालों से कौन देता है? बीफ का व्यापार करने वालों को लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती है। तो उनसे कहे कि लगाओ अपना। हम तो देख रहे हैं कि आपने जो सिस्टम चला रखा है, जनता को उलझाए रहो, मूल मुद्दे से ध्यान हटाए रहो। इतने पत्रकारों के बीच में एक सवाल अगर आ गया होता जो जनता के सरोकार से जुड़ा मुद्दा हो। 18 घंटा बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे रही हो और गाजीपुर में 8 घंटा भी नहीं मिल रही है। 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, सरकार कह रही है, और 25-25 दिन तक गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं। लोड क्षमता वृद्धि करने के सवाल पर फाइलें सालों से लटकी हुई है। गांव में कनेक्शन धारियों की संख्या 100, 1 KVA का भी लिए तो 100 KVA हो गया, और गांव के लिए ट्रांसफार्मर 25 KVA का। जनता के सरोकार के मुद्दे पर आज सूखा पड़ा हुआ है, बिजली आ नहीं रही है, आ रही 4 बार कट रही, कभी हाई वोल्टेज आ रहा, सब जल जा रहा, बुरा हाल है। अधिकारियों से बात करिए तो अलग अलग कहानी आ रही, बताया जा रहा कि साहब ये तो
बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश में फेल हो गए। अरे भैया, तो ये बिजली मंत्री को बदलो न, कैसे बदला जा सकता है? ये ऊपर से भेजे गए। ये गुजराती मॉडल है। सारा जीवन गुजरात में ब्यूरोक्रेट की हैसियत से सेवाएं दिया और अब पता नहीं बीआरएस ले लिए कि रिटायरमेंट हो गया कि त्याग पत्र दे दिए। उत्तर प्रदेश में एमएलसी और अब मंत्री। टोटल फेलियोर। ये जनता में इसकी चर्चा है कि नहीं? नगर में बिजली के संकट पड़ जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गांव में जनता हाय हाय कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आप 5 बार सदस्य रहे, तीसरी बार सांसद हैं। तब में और अब में क्या अंतर देख रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को क्या नंबर दे रहे हैं? देखिए, हम बताएं, गांव में प्रधान जो होता है, क्यों हमने कहा प्रधान? हमारी दृष्टि में आपके यहाँ हो सकता है, आप किस गांव के रहने वाले हैं? अपने गांव की कल्पना आपने किया होगा और शायद 1000-2000 की आबादी का। मेरी दृष्टि में गहमर है, मेरी दृष्टि में रेवतीपुर है, जो एशिया के बिगेस्ट गांव है। बारा है, उसियाँ है, शेरपुर है, बीरपुर है। हमने देखा है कि गाँव में प्रधान, कई लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतता तो एक है, लेकिन विपक्षी भी अगर आवश्यकता है कहीं प्रधान के मोहर की, दस्तखत की, तो वो भी चला जाता है, तो उसके भी कागज पर दस्तखत मोहर कर देता है। लेकिन जिसका दिल इतना छोटा हो जाए, जो अपने कार्यक्रमों की सूचनाएं, जिले में मीटिंगें हो रही हैं विकास की, मंत्री आ रहा है, जनप्रतिनिधियों को सूचित नहीं किया जा रहा है। ऐसा कौन से कानून में लिखा है? अधिकारी देश चलाएगा, लोकतंत्र कहाँ रहेगा? देश में संविधान लागू होने के बाद जो रास्ता बना, एक तरफ जननायक है, एक तरफ लोक सेवक है। आप कहाँ हो? बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं पूरी, इसीलिए तो कहा, जो आपने उसकी व्याख्या पूछ रहे थे उसी को बता रहे हैं। सिस्टम को बदलने की कोशिश करने वालों, जनता ऊब चुकी है। परिणाम अभी 10 सीटों में भी आ जाएगा सामने। उस समय भी देश की गोदी मीडिया ने 428 सीट जिता दिया था। 30 तारीख को अंतिम राउंड का मतदान हुआ, तो सारे देश के जो गोदी मीडिया के लोग थे, एक सर्वे लाए और पहली तारीख को 427 सीट, 416 सीट, 428 सीट, कोहराम मच गया पूरे देश में। लेकिन असली गणना जिस दिन हुई, अगर वो फर्जी एग्जिट पोल ना आया होता, तो जो 50 सीटों पर बेईमानी हुई पूरे देश में, वो ना हुई होती। हमारे यहाँ बांसगांव में, हमारे यहाँ फूलपुर में, उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ में, फर्रुखाबाद में, ये सारी सीटों की गणना में बेईमानी करके रिजल्ट बदला गया। 2027 में क्या लगेगा? विधानसभा चुनाव आप सुनना चाहेंगे? आप बताइए कि 2024 में क्या हुआ है। उत्तर प्रदेश में 264 सीटें बीजेपी के पास विधायक जीते हुए हैं, सदन में बैठे हैं। उनमें 144 ऐसे हैं जो 2024 में अपने क्षेत्र से 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 से हार के बैठे हुए हैं। क्योंकि गणना तो हो रही थी लोकसभा की, तो उनका प्रमाण पत्र तो बचा हुआ है, लेकिन अंदर तो पता है, मुन्नन भैया ये जान रहे हैं कि हम तो अपना क्षेत्रवा में 22,000 से हारल बानी। 137 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी लीड लेकर के गई है इस लोकसभा के चुनाव में। आप बताओ, 266 सीटों पर लीड लेकर के समाजवादी पार्टी के कतार के लोग आए हैं। तो 2027 में क्या होगा? जनता मन बना चुकी है। चुनाव के पहले हम लोग कहते थे कि ये भैया 80 सीट, रजत शर्मा इंटरव्यू कर रहे थे, आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा कैसा है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाबा मुख्यमंत्री जी ने कहा 80 तो उत्तर प्रदेश में हम दे रहे हैं। जब यहाँ पूछा गया कि श्रीमान जी 80 में कम से कम एक तो घटा दीजिए, ये कन्नौज में
माननीय अखिलेश जी लड़ने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं अखिलेश, हम वहाँ लाखों वोट से जीतेंगे। और मुलायम सिंह वाली सीट मैनपुरी में, वहाँ डिम्पल तो 3 लाख से जीती थी, उसको तो छोड़ दीजिए, वहाँ हम 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। और परिणाम क्या हुआ? हम अपने मुंह से बल 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 करते रहे और जनता का फैसला कुछ और आए। तो ये जनता ने साबित कर दिया कि जो बोलते हैं आप, जो दिखाते हैं आप, जो परोसते हैं आप, जनता उसके विपरीत सोचती है। 33 लोकसभा सीट बेईमानी की 4 सीट के साथ और 137 विधानसभा सीट जहां आपकी लीड है, और 403 विधानसभा में 200 से तो अधिक चाहिए ना, कहां से आएगा? अब आप सोचते होंगे कि 137 जीत लिया है, 27 तक घी पी करके इसको 200 कर देंगे, और जो 266 जीत लिया है वो भी तो घी पिएगा। निश्चित है कि परिवर्तन होगा। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी और दूसरे सहयोगी दलों के साथ जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, वो गठबंधन का रिजल्ट चौंका देगा, 100 के नीचे कर देगा इन लोगों को, 100 के नीचे। और आज भी देश में जनता ने रुख बदल लिया है, आप मत दिखाइए। हरियाणा का चुनाव आएगा, मजबूर हो जाएंगे दिखाने के लिए कि भाजपा 15 सीट नहीं पाई, जहां 5 साल हुकूमत रही है डबल इंजन की, वहां 15 सीट है। कश्मीर का चुनाव होगा, माननीय मनोज सिन्हा जाके वहां झंडा गाड़े हुए हैं, इंद्रलोक के मालिक बने हुए हैं, लेकिन रिजल्ट आएगा जब वहां झंडा उखाड़ दिया जाएगा, तब आप लिखने पे मजबूर हो जाएंगे। महाराष्ट्र का चुनाव होने दीजिए, तोड़ फोड़ करके सरकार आपने बना ली है, 100% महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा की तोड़ फोड़ की नीति को महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया। वही हालत है, आगे चुनाव होने जा रहा है झारखंड में, बिहार में, उसके बाद न उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। सफाया होने जा रहा, देश से सफाया होने जा रहा। जितने देर आप उनका कवच बन के छुपाए रहिए। महाभारत का एक पात्र कर्ण, वो अपने युद्ध कौशल के लिए कितना अच्छा था ये अलग बात है, लेकिन उसे कोई मार नहीं सकता था। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि उसके पास कवच था। तो उसको सूर्य ने कवच प्रदान किया था, वो प्राकृतिक था। और आज देश का चौथा स्तंभ मीडिया इस सरकार का कवच बन के बैठा हुआ है। इसकी बुराइयों को जनता के बीच में छुपा देना है और इसकी तिनके भर की उपलब्धि को आकाश की बुलंदी पर पहुंचा देना है। इसी पे जितने दिन चल रहा चलेगा। सांसद जी, हाँ, गाजीपुर में जितने सरकारी सिंचाई के लिए किसानों के लिए जो ट्यूबवेल है, अवैध कब्जा तमाम चीज जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, लेकिन ट्यूबवेल से खेत तक जो पानी पहुंचाया जाता था कई किलोमीटर तक, वो सभी जमीनें कब्जा हो गई हैं। तो इसको लेकर क्या है? आपके पास इसका कोई सर्वे हो तो हमें दीजिए। हमारे पास अभी इसका सर्वे इतने बड़े पैमाने पर नहीं है। हमें आप बताइए गाजीपुर जनपद के किस तहसील में नलकूप की ज़मीन कब्जा होगी, तो इसको हम लोग भी उठाएं, देखें, पूछें। कोई भी नलकूप, जैसे आपको बता दे रहा हूं, कोई भी नलकूप। हम लोगों के क्षेत्र में आपके अहमदाबाद विधानसभा मूर्ति आगार हैं? मूर्ति आगार, हाँ, आपके गांव के बगल में है। गांव के बगल में है। हाँ। स्थिति है कि चालू हालत में है, हाँ। वहाँ ऑपरेटर भी तैनात है, हाँ। लेकिन सिंचाई नहीं मिलती है। नहीं, चालू हालत में भी है और ऑपरेटर भी तैनात है, तो सिंचाई क्यों नहीं? नहर नहीं है, न पाइप है, किसान नहर जो नहर होता था किसानों खराब हो गई है, गूलें टूट गई हैं, पुरानी गूल होती थी टूट गई है। आप इस प्रस्ताव को दीजिए, हम लोग आपकी जिला योजना में। ये जनपद की हालत है, तो एक मैं उदाहरण नहीं, बहुत सी जगह चल रही, बहुत सी जगह नहीं चल रही है। रख रखाव के नाम पर हमारी सरकार ने तय कर दी। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।